नमस्कार। भारतीय राजनैतिक चिंतन के अध्ययन के क्रम में आज हम शुक्र के विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति, शुक्र का जो लेखनी वर्क है, कार्य है, शुक्र नीति के रूप में उसे पहचाना जाता है। इस नीति, शुक्र नीति में ये बात कही गई है कि इस नीति सार का जो राजा दिन रात चिंतन करेगा, अध्ययन करेगा, वही राजभार को उठाने में समर्थ रहेगा। इसका मतलब ये है कि शुक्र नीति में राज्य व्यवस्था से संबंधित एक संपूर्ण अध्ययन विस्तृत रूप में उपलब्ध है। राजा और राजनीति के चिंतन का एक बहुत विस्तृत और विहंगम आधार शुक्र नीति सार के रूप में अभिव्यक्त होता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद भी ये मानते हैं कि सोमदेव सूरी के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में शुक्र नीति ही सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ के रूप में स्वीकार की जाती है। साथ ही साथ शुक्र ने अपने ग्रंथ में पूर्वगामी तथा महाभारत, मनु, कामंदक से अप्रत्यक्ष रूप में कौटिल्य से स्वतंत्रता पूर्वक बहुत व्यापक सामग्री शुक्र नीति के अंतर्गत संग्रहित की है। तो इसलिए राजनीति के अभिव्यक्तिकरण में, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या के संदर्भ में, राजा और राजनीति के संचालन और उसके परस्पर व्यवहार के संबंध में शुक्र ने शुक्र नीति के रूप में एक बहुत विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य जो हैं, वो, इनका नाम प्राचीन भारतीय चिंतन के आचार्यों में बहुत श्रेष्ठता और सम्मान के साथ लिया जाता है। महाभारत में भी उन्हें शुक्र को बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी बताया है तथा उन्हें अमिट प्रज्ञ और महायशा की उपाधियों से विभूषित किया गया। तो इस अर्थ में अपनी विषय वस्तु और अर्थ विवेचन की शैली जो है, उसके आधार पर विद्वान ये मानते हैं कि शुक्र नीति सार जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना लगती है। तो शुक्र का भारतीय राजनीतिक चिंतन और वैचारिक जगत में एक बहुत सम्मान और श्रेष्ठता का स्तर कायम है। और शुक्र ने शुक्र नीति सार के रूप में या शुक्र नीति के रूप में राजनीतिक क्षेत्र की समस्त विधाओं का स्पष्ट विवेचन किया है। अब हम शुक्र के राजनीतिक विचारों से अध्ययन का प्रारंभ करेंगे, जिसमें राज्य और राजा संबंधी विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। शुक्र का ये मानना है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसके उद्वेलन का कारण है, उसी प्रकार राज्य जो है वो लोगों के अभ्युदय और विकास का मूल आधार होता है। इसलिए बिना राज्य के व्यवहारिक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में किसी प्रकार की प्रगति का या विकास का कोई आधार राज्य के अलावा अन्य होता है, इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। राज्य में निवास करने वाले लोगों के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास का एक मूल आधार है। अब इस राज्य के बारे में सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में शुक्र नीति सार में बहुत स्पष्ट और बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है। केवल एक श्लोक ऐसा है जिसे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित माना जा सकता है, जिसमें इस श्लोक में ये उल्लेखित किया गया है कि प्रजा से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने
यानी ईश्वर ने प्रजा के पालन करने के लिए, प्रजा के पालनार्थ सेवक बनाया है। उस श्लोक का ये हिंदी अर्थ है जिसके अनुसार प्रजा से कर प्राप्त करने के उपरांत, वेतन के रूप में स्वीकार करने के उपरांत, स्वामी के रूप में स्थित राजा नाम का जो व्यक्तित्व है, जो सत्ता है, जो पद है, उसे ब्रह्मा ने यानी ईश्वरीय और दैवीय अनुकंपा के आधार पर प्रजा के पालनार्थ उसे सेवक के रूप में, प्रजा के सेवक के रूप में राज्य को बनाया गया है। दूसरी बात, शुक्र ये मानते हैं कि राज्य की अनिवार्यता है और राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने राज्य को एक अनिवार्य संस्था के रूप में, एक प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था के रूप में स्वीकार किया है। इस संसार में विकास का एक ही आधार शुक्र ने माना है, लोक कल्याण की पूर्ति और जनता के विकास का एक ही आधार शुक्र ने माना है और वो है राज्य। इसलिए राज्य एक नितांत अपरिहार्य, अनिवार्य प्राकृतिक संस्था है जिसे ब्रह्मा ने यानी ईश्वर की इच्छा से राज्य नामक संस्था, राजा नामक व्यक्तित्व स्थापित किया गया है ताकि प्रजा का पालन पोषण किया जा सके, लोक कल्याण की पूर्ति संभव हो सके। राज्य के संगठन और उसके आकार और प्रारूप के बारे में शुक्र नीति में स्पष्ट किया गया है कि राज्य जो है उसका स्वरूप सावयवी है, यानी आंगिक एकता के सिद्धांत को शुक्र ने भी स्वीकार किया है। और शुक्र नीति सार में राज्य को आंगिक और सावयवी इकाई मानते हुए उसके 7 अंगों का विवेचन किया गया है। सप्तांगी स्वरूप राज्य का माना है राजा, मंत्री, मित्र, दुर्ग, कोश, राष्ट्र और सेना। ये राज्य के 7 अंग हैं। राजा का स्थान जो है वो इनमें सर्वोपरि है। जो मंत्री हैं वो आँखों के समान हैं, जो मित्र हैं वो कान के समान हैं, कोश जो है वो मुख के समान है और सेना, धन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र जो है वो पैर के समान है। इस प्रकार जो सावयव या आंगिक सिद्धांत है उसे पूरा करते हुए शुक्र जो है वो राज्य के इन 7 अंगों की मानवीय शरीर की रचना में विभिन्न अंगों से उनका कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए उनकी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। और इस प्रकार से ये 7 अंगों वाली इकाई राज्य के रूप में, एक पूर्ण इकाई के रूप में लोक कल्याण या जनता के पालनार्थ कार्य करती है। इसी प्रकार शुक्र ने सबसे पहले राज्य और राष्ट्र इन दोनों के मध्य भेद को स्वीकार किया है। कौटिल्य ये मानते हैं कि संप्रभु नियंत्रण से विहीन, संप्रभुता से विहीन समाज या जन समुदाय जो है वो राष्ट्र है, लेकिन संप्रभु नियंत्रण सहित यानी संप्रभु नियंत्रण से युक्त जो जन समुदाय है वो राज्य के रूप में गठित होता है। राज्य के कार्यक्षेत्र का वर्णन भी शुक्र नीति के अंतर्गत किया गया है कि राज्य का स्वरूप जो है वो लोक कल्याणकारी है। इसलिए शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र का वर्णन अत्यंत व्यापक कार्यक्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसमें प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, धर्म के अधीन रहकर दंड से दुष्टों की प्रवृत्ति पर, दुष्प्रवृत्ति पर नियंत्रण कायम करने का प्रयास राज्य को करना है। इसी प्रकार जो राज्य का कार्यक्षेत्र है वो लोक कल्याण से संबंधित है और इस संदर्भ में शुक्र ये मानते हैं कि शासक को क्रूरता न करने, उदारता पूर्वक दीन असहाय जनता का पालन करने,
और जनता की सेवा करने का परामर्श दिया जाता है और उससे ये उम्मीद या आशा अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं के सुख के लिए प्रजा को किसी भी प्रकार से परेशान या कष्ट की स्थिति में नहीं डालेगा या प्रजा के सुख का सर्वोपरि रूप में पालन करेगा, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से शुक्र भी ये मानते हैं कि राजा और राज्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रजा को सुखी रखना, प्रजा पालन करना राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है, उसका मुख्य काम है। आवास के लिए भूखंड, मनोरंजन के लिए उद्यान, मंदिर, धार्मिक आस्था को पूरा करने के केंद्र, मंदिर आदि, मठ, पाठशाला, सरोवर, जल स्रोत, बावड़ी, कुएं आदि, धर्मशाला, जो प्रजा के सुख में, उसकी सुविधा में बढ़ोतरी करने वाले कहना चाहिए मापदंड हैं, उन सबको पूरा करने का प्रयास राजा करेगा। आवासीय स्थानों के आसपास उद्यानों की व्यवस्था की जाए, राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण किया जाए। इस तरह के बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी शुक्र नीति के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो इसलिए शुक्र द्वारा व्यवस्थित और शुक्र द्वारा स्थापित जो राजा के कार्यक्षेत्र संबंधी नीति का वर्णन है, वो वर्णन लोक कल्याण की परिधि तक विस्तृत है। इसी प्रकार राजा का या राज्य का एक कार्य अर्थव्यवस्था के निर्वाह का माना जाता है। राज्य से आज्ञा प्राप्त यानी लाइसेंस युक्त जो द्यूत क्रीड़ा या शिकार या शस्त्र धारण आदि की प्रक्रिया है, उसका निर्धारण किया जाए। यानी गैर लाइसेंस आधार पर किसी भी प्रकार के संरक्षण को बढ़ावा न दिया जाए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय या वाणिज्य में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। साथ ही साथ माप, तौल, मुद्रा, धातु, इस प्रकार के जो सिक्कों आदि की व्यवस्था है वो राजा को करनी है। आर्थिक क्षेत्र में यथासंभव मिलावट को रोकने का प्रयास राजा को करना चाहिए। इसी प्रकार गौ, गज, अश्व, ऊंट आदि जो पशुधन हैं, चांदी, सोना, रत्न आदि जो धातु से संबंधित समृद्धि है, इन सबके क्रय विक्रय, उत्पादन आदि पर नियंत्रण होना चाहिए और मादक पदार्थ, विष आदि पदार्थों का जो क्रय विक्रय है वो सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनिमय और उसकी व्यवस्था करने की अपेक्षा भी की जाती है। इसी प्रकार शुक्र ये मानते हैं कि राजमार्गों पर यात्रियों के जान माल की रक्षा को ध्यान में रखते हुए राजमार्गों की निरंतर मेंटेनेंस होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए और वहाँ यात्रियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था प्रबंध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य का कुछ शैक्षणिक दायित्व भी है, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्तियों और उपाधियों का भी वर्णन शुक्र नीति में किया गया है कि योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा पूर्ण होने पर जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। विद्या और कला में पारंगत व्यक्तियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के उपाधि और सम्मान प्रदान करके गौरवान्वित करना चाहिए। समाज के प्रतिष्ठित और गुणवान व्यक्तियों, तपस्वियों, वेदों, स्मृतियों, पुराणों के विद्वानों, शास्त्र के ज्ञाताओं, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्रवेत्ताओं, चिकित्सकों या अन्य विषयों के विद्वान जो हैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना राज्य का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। उनका सम्मान करने, मासिक या
वार्षिक वृत्ति नियत करने का दायित्व, उसे सुनिश्चित करने का दायित्व भी वेतन के रूप में राजा का या राज्य का होता है। इसी प्रकार राज्य के सामाजिक दायित्व भी हैं। इन सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करना, समाज के विभिन्न वर्ण अपने दायित्वों की पूर्ति निष्ठापूर्वक करते रहें और उसे निरंतर जारी रखें, इस तरह का एक विश्वास और इस तरह की पद्धति जो है वो समाज में कायम करना। साथ ही साथ प्रजा के जीवन में धर्म को सुनिश्चित करना सामाजिक कर्तव्य के रूप में राजा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। शुक्र ने ये राज्य का दायित्व माना है कि नैतिक मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह या उनका संचालन किया जाए। तो प्रजा के जीवन में धर्म को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक मूल्यों की समाज में प्रतिष्ठा और उनका निर्वहन आवश्यक है, और इसको बनाए रखना, स्थापित करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। इसी प्रकार न्याय की व्यवस्था करना, दंड शक्ति के प्रयोग से समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा करना, न्यायशील शासक प्रजा को अर्थ, धर्म और काम त्रिवर्ग से संपन्न करता है, संतुलित करता है उनका जीवन, और इस रूप में उन्हें मोक्ष के अधिकारी के रूप में व्यक्तित्व का विकास संभव बनाता है। तो न्यायशील शासक प्रजा को जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों की पूर्ति में सक्षम बनाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकार की न्यायपालिका का वर्णन शुक्र नीति के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार प्रशासकीय प्रणाली का निर्वाह करना राज्य की जिम्मेदारी है, जिसके अंतर्गत राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन शुक्र ने किया है। शासन सतर्क रहकर प्रशासकीय रूप में लोक कल्याण की पूर्ति करता रहे। साथ ही साथ राजा प्रशासकीय कर्मचारियों का ध्यान रखे, उनके आवास और वेतन आदि की समुचित व्यवस्थाएं निर्धारित करता रहे। प्रशासन के जो आंतरिक पक्ष हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन है या पदोन्नति है या पेंशन की व्यवस्था है या अवकाश के संबंध के नियम हैं, इनके लिए राजा लाभप्रद नीति का प्रतिपादन और संचालन करे। इसी प्रकार राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधी विषय का निर्धारण करना, उसका संचालन करना भी राज्य का की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। राष्ट्रीय हित की पूर्ति जो है वो सर्वाधिक रूप में होती रहे, परराष्ट्र संबंधों का कुशलता से संचालन रहे और अनावश्यक युद्धों से राज्य अपना बचाव करता रहे। और इसके लिए शुक्र ने 6 गुणों वाली नीति, षाड्गुण्य नीति, जिसका समर्थन मनु ने भी किया है, जिसका समर्थन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है, इस षाड्गुण्य नीति का समर्थन किया है। और शुक्र नीति जो है पूर्ण अर्थ में एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन करती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, यहाँ तक कि जो परराष्ट्र संबंधी वैदेशिक नीति है, आंतरिक नीति, राष्ट्रीय नीति है, हर मोर्चे पर, हर आयाम से शुक्र ने शुक्र नीति सार में किसी न किसी रूप से एक प्रकार की संतुलित व्यवस्था का निर्देश प्रदान किया है। कोई भी क्षेत्र शुक्र के विचार परिधि से अछूता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एक राज्य को लोक कल्याण का कर्तव्य संपादित करने में जितने प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र में उन सभी आयामों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए माना जाता है कि शुक्र नीति में
एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन हुआ है और साथ ही साथ शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्र की परिधि में प्रजा की भौतिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, आत्मिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के कारकों को या तत्वों को शामिल किया है। इसलिए हम स्पष्ट रूप में ये स्वीकार कर सकते हैं कि शुक्र नीति के अंतर्गत एक बहुत विस्तृत प्रकार के लोक कल्याणकारी आयाम और उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। धन्यवाद।